चुनावी अखाड़े में सभी राजनेता अपने दल बल और पूरी ताकत के साथ कूद चुके हैं और ऐसे में हर कोई अपना बेहतरीन सियासी दांव खेलने में लगा हुआ है। चुनावी अखाड़े में आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री और ओलंपिक पद विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। आपका बहुत बहुत स्वागत है उनके संसदीय क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के। यहाँ हम मौजूद हैं और हमने यहाँ पर अपना एक छोटा सा चुनावी अखाड़ा जो है यहाँ लगा लिया है। कर्नल साहब, अगर बात करें इस बार सामने खिलाड़ी ही मैदान में हैं, जातिगत समीकरण जो हैं वो भी थोड़े हिल रहे हैं, तो ये खेल कितना मुश्किल? नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो खिलाड़ी नहीं है। हमारे सामने एक ऐसी मानसिकता है कांग्रेस की जिसने दशकों से इस देश को सिर्फ निचोड़ा, जिसने एक तुष्टीकरण की राजनीति करी, भेदभाव की राजनीति करी, सिर्फ नारों की राजनीति करी। क्योंकि अगर काम करा होता तो 50 वर्षों में जो भारत की ताकत थी उस ताकत से तो गांव का निहाल हो जाता। अब पिछले 5 साल के अंदर नामदारों की सरकार नहीं है, कामदारों की सरकार है, इसलिए काम नीचे तक पहुंच रहा है। अगर पूरे गांव में आप यहां तक आई हैं, हमारे ग्राम चितौली के अंदर जहां पर ये मूर्तिकार रहते हैं, आप गाड़ी में जाएं तो आप लोगों में जो ऊर्जा है, जो लगाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वो आप देखिएगा। और ये ऐसे ही हवा में नहीं हुआ है, ये इस कारण से हुआ है कि इतने लंबे समय से लोगों में जो राजनेताओं में विश्वास था वो उठ चुका था। कोई सफ़ेद कपड़ों में आता था तो लगता था अरे पॉलिटिशियन आ रहा है, बदमाश आदमी है, झूठ बोलेगा, ये हालत हो गए थे। अब जाकर विश्वास वापस से जगा है कि हाँ, हमारे देश में भी ऐसा नेता है जो देश की संपत्ति देश के गांव तक पहुंचा सकते हैं। और इसी कारण से ये कामदारों की सरकार का जो काम है ये आज गांव तक पहुंच रहा है। तो काम हुआ है भाई। चलिए, तो तुरंत आपके समर्थकों और गांव के लोकल लोगों के साथ हम मौजूद हैं, वो कह रहे हैं भाई काम हुआ है। लेकिन ये बताइए कि पिछली बार जब आप चुनावी मैदान में आए थे, आपके लिए पहला मौका था, आपकी स्लेट बिल्कुल साफ थी, आपके साथ एक फौज, ओलंपिक पदक विजेता होने का एक जो मान सम्मान था वो साथ में था और एक मोदी वेव थी। लेकिन इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि वो अलग है, वो वेव कहीं मिसिंग है और आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी देना है। नहीं, इनफैक्ट दो आपने सवाल पूछ लिए एक ही सवाल के अंदर, मैं दोनों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये मोदी वेव पिछली बार से भी बहुत बड़ी है। पिछली बार ऊपर थी, इस बार सतह के नीचे इनके दिलों में चल रही है। क्योंकि जो मैंने कहा साफ है, एक फ़र्क साफ है, क्योंकि इस बार तो काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी का दिख रहा है। उस काम के दिखने की वजह से सबको पता है, सबने मन बना लिया है कि वोट कहाँ डलना है। दूसरा सवाल आपको था मेरे काम करने की रिपोर्ट पे। देखिए, जब राजनीति में आते हैं और ख़ास तौर से आप अपना आधा जीवन एक सैनिक के रूप में जीकर आते हैं, आप देश के लिए, तिरंगे के मान सम्मान के लिए लड़कर आते हैं, चाहे खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो, तो आपकी छवि साफ होती है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है और आपका संकल्प बहुत ऊंचा होता है कि इस जीवन में कुछ न कुछ करना है। और मैं इसीलिए इस राजनीतिक जीवन में आया कि मुझे इस जीवन में कुछ और करना है और देशवासियों के लिए करना है। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड शानदार है। चलिए, रिपोर्ट कार्ड शानदार है आपका। विपक्षी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपके पास दो मंत्रालय मौजूद थे, तो ऐसे में आप कम ही अपनी जनता के बीच पहुंच पाए। इसमें कितनी सच्चाई आपकी नजर? देखिए, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 2 मंत्रालय होने के बावजूद मैं 80% ग्राम पंचायतों में जा चुका हूं। मेरा काम 100% पंचायतों के अंदर जा चुका है। और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि भले ही मैं परफेक्ट ना हूं, लेकिन मैं परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहूं। कल से बेहतर आज हूं और पिछले क्षण से बेहतर अब हूं, ये मेरी कोशिश रहती है। चलिए, बेहतरीन सोच है आपके लिए, प्यार है यहाँ। लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, 5 महीने का वक्त बमुश्किल बीता है और अगर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें तो नतीजे जो हैं वो हक में बीजेपी के नहीं गए थे। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान के अंदर 2018 में, उसके पैमाने और उसके मुद्दे बिल्कुल अलग थे। यहाँ तक कि कांग्रेस ने सबके घर जा के बताया कि ये देश का चुनाव नहीं है, ये राजस्थान का चुनाव है, देश में किसी को भी लिया ना, यहाँ तो कृपा करके कांग्रेस को लिया ही है, यहाँ तक बात करी थी उन्होंने। उस नारे से इत्तेफाक रखते हैं कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। जो नारा तो आप बता रही हैं मुझे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ यही हुआ जो से मैंने अभी कहा। और एक जगह नारा ये लग रहा है कि बच्चे को चाहिए गोदी और देश को चाहिए मोदी। राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो आपका इतिहास रहा है, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कि पिछले 100 साल से आपका परिवार जो है सेना से जुड़ा रहा है, तो ऐसे में जब सेना को प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर एक फौजी की राय क्या होती है? सेना को प्रचार के लिए इस्तेमाल करा जा रहा ये शब्द विपक्ष के है। आप उन शब्दों को दोहरा रही हैं। सैनिक कहाँ से जाते हैं? इन्हीं गांव से जाते हैं। यही जो नौजवान हैं जो प्रशिक्षण के बाद एक सैनिक बनते हैं। आप जब ये सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स के बारे में सुनते हैं और कहते हैं साहब ये आप एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स को तो आप राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप सबको, विपक्ष को, मीडिया को इस सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबर कब लगी थी? जब ये सफल हो गए, राइट? आप प्रधानमंत्री का सोचिए जरा कि प्रधानमंत्री के मन पे क्या गुजर रही होगी जब वो सैनिकों को आक्रमण करने के लिए अपना आदेश दे रहे होंगे। उस समय तो प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता ना कि ये सर्जिकल स्ट्राइक सफल होगी या असफल होगी। अब इसको एक बार घुमा दीजिए 180 डिग्री। मान लीजिए आपकी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक असफल हो जाती है, तो चुनाव में क्या होगा बताइए? आप इसको सिर्फ सफलता के बाद देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं सफलता से पहले देखिए। प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए और मोदी जी में वो मादा है जो कहते हैं जो देश के लिए ज़रूरत है उसे करना ज़रूरी है। जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण नहीं है, देश की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। आप जाइए, हमला करके आइए, नुकसान हुआ तो मेरे ऊपर है। तो यही राष्ट्रवाद की जो भावना है वो लोगों में जो है वो जगाई जा रही है, यही विपक्ष कह रहा है। मैं विपक्ष की बात, बट कितनी अजीब सी बात है, विपक्ष कह रहा है कि देश के अंदर देश भावना, राष्ट्रभक्ति जगाई जा रही है। इसमें गलत क्या है? क्या देशभक्ति इन नौजवानों में नहीं होनी चाहिए? क्या देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति भावना जगाना अपराध है क्या? ये तो होना ही चाहिए। किताबों में बचपन से पढ़ते आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में, सुखदेव के बारे में, राजगुरु के बारे में, महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में। किस लिए पढ़ते हैं? डरपोक बनने के लिए पढ़ते हैं क्या? देशभक्ति के लिए पढ़ते हैं कि जब जरूरत पड़े तो इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ, जब जरूरत पड़े तो इस देश के लिए जीने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो आपका कहना है कि सेना को अगर फ्री हैंड दिया जा रहा है, सेना को अगर पॉलिटिकल बैकिंग दी जा रही है, तो उसका क्रेडिट लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। अब मैं इस बात को यहां बतलाता हूं आपको, जरा घोषणा पत्रों की तुलना करिए। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगी आगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम सेना को जो खास अधिकार दिए जाते हैं कश्मीर जैसी जगह पे, उन खास अधिकारों को कम करेंगे जी। यूपीए के समय और कांग्रेस के समय सब जानते हैं कि सेना के हाथ बांध के उनसे काम करवाया जाता था। अब जो सेना को कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर काम करना होता है, वो पुलिस तो है नहीं, तो उनको स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, किसी से सवाल कर सकते हो। अब वो अधिकार भी अगर आप उनसे ले लो तो ये हाथ बांधना नहीं हुआ तो क्या हुआ? पूरे देश के जो सैनिक वहां पर जाते हैं वो क्यों अपने जिम्मे ये लेंगे बात कि मैं देश के लिए कुछ करूं, उसके बाद मुझे जेल में भी डाल दें? तो कांग्रेस सैनिकों को जेल में डालना चाहती है? नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूं ना, अब उनके अधिकार कम कर रहे हैं तो वो काम कैसे करेंगे? दूसरा, 40 साल से उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 18 महीने के अंदर आते ही अभी तक 11,000 करोड़ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए दे चुके हैं। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के अंदर ये बात हुई कि एक समूह वहां इकट्ठा हुआ और उसने नारे लगाए कि इस देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनकी पीठ थपथपाने कौन पहुंचा था? जी, जवाब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे उनकी पीठ थपथपाने के लिए। अब वही पार्टी कहती है जो 124 जो ऐसे लोगों के ऊपर लगाई जाती है जो देश तोड़ना चाहते हैं, उसको हम हटा देंगे। तो क्या चाहते हैं वो? कि देश के अंदर विद्रोही पैदा हो जाएं? तो देश तोड़ने की कौन बात कर रहा है? और सिर्फ हवा की बात नहीं कर रहा मैं, लिखित में बात कर रहे हैं। और देश जोड़ने की कौन बात कर रहा है? ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात की है और ये तमाम मुद्दे आपने उठाए, तो एक आरोप जो तमाम बीजेपी के आलोचक लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, राम, रोजगार पर भारी पड़ रहा है बीजेपी के संकल्प पत्र में। क्या ऐसा है? ये जो हमने मुद्रा योजना जो शुरू करी, 14 करोड़ लोगों को ऋण मिला है, 50,000 से कम, यानी इतने सारे लोगों ने अपना स्वयं का रोजगार शुरू करा होगा
तो ये जो रोड मैप है, एक नक्शा आगे बढ़ने का, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है और हम उस पर काम कर रहे हैं। किसानों के लिए पेंशन बांध दी गई है हमारे घोषणा पत्र के अंदर कि 60 साल से जैसे ही किसी किसान की उम्र 60 साल से ऊपर होगी उसको पेंशन दी जाएगी। छोटी छोटी दुकानें हैं, उनकी उम्र जैसी 60 साल से ऊपर होगी उनको पेंशन दी जाएगी। आपको लगता है ये न्याय के सामने, जो आपने पेंशन स्कीम की बात की है, जो तमाम चीज़ों की बात की है, क्योंकि न्याय का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। 72,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट होता है, तो आपको लगता है कि न्याय के आगे ये सब कुछ लोगों को समझ आएगा? देखिए, इसकी कहानी ये है कि राहुल गांधी को चिंता हो रही थी और सब लोग उनके आसपास बोल रहे थे कि हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा कहीं। तो उन्होंने पूछा कहाँ नाम नहीं आ रहा, तो बोला जब विपक्ष की चर्चा होती है तो कांग्रेस का नाम ही नहीं आता, आपका तो नाम ही नहीं लेते। तो उन्होंने फिर इधर से गर्दन घुमाई जो घुमाते हैं वो पूछने के लिए। तो किसी ने बोला कि ऐसा करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 6,000 बोला है ना, आप उसका 12 गुना बोल दीजिए। तो वो एकदम बोला धमाका हो गया, धमाका हो गया, उठ के खड़ा होकर बोल दी कि उसके 12 गुना हम दे देंगे। और वो 12 गुना 72,000 कहाँ से देंगे? अब क्या है कि जो सरकार बनाने नहीं वाला वो तो फिर कुछ भी बोल सकता है ना, मैं चंद्रमा को नीचे ले आऊंगा, लेकिन लाने की तकनीक पूछो तो नहीं पता। राहुल गांधी कह रहे हैं, उनका ताज़ा बयान है, मैं आपको तारुफ करा दूं, कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे कहीं भी 15 मिनट डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। देखिए, डिबेट करने के लिए दूसरे का कोई स्तर होना चाहिए। आप किसी बुद्धिमान से ही डिबेट कर सकते हैं ना, आप जो बुद्धिमान नहीं है उसे कभी कोई डिबेट नहीं जीत सकता। आप कह रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बुद्धिमान नहीं है? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर आपको डिबेट करना है, आपका डिबेट 2 बराबर के लोगों में हो सकता है। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री के बीच में डिबेट कैसे हो सकता है? ये तो जनता भी जानती है। कैसा है? अच्छा चलिए ठीक है, जनता तो मूड अलग तरह का है, लेकिन इस बार की अगर एक और मुद्दे की हम बात करें तो जातिगत आधार पर बहुत सारे गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसे बयान बीजेपी के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं के कि अगर आपके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंग बली हैं, क्या सही लगता है? आप बताइए, सही है? ये बजरंग बली तो होना चाहिए। बजरंग बली तो है हमारे पास, बजरंग बली बोला तो मामला ही नहीं बैठता है। दिस इज जनरल पब्लिक। और आप देखिए, क्योंकि फौज में ये सिखाया जाता है कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य होता है। और अगर उस लिहाज से भी देखा जाए, फौजी भी हैं आप, सरकार के नुमाइंदे भी हैं, जनता के भी नुमाइंदे हैं, तो जब हम देश की बात आती है तो हमारी जाति एक हो जाती है, वो है भारतीय। हमारा मजहब एक हो जाता है, वो है हिंदुस्तानी। और हमारा मकसद एक हो जाता है, वो है भारत माँ की रक्षा करना। लेकिन फिर ऐसे बयान क्यों? देखिए, बहुत सारे बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, कोई ऐसा नहीं कि किसी भी कार्यकर्ता ने कह दिया हो जो अनभिज्ञ हो राजनीति से, इस बयान के मायनों से। देखिए, बहुत सारे बयान तो ट्विस्ट होते हैं ताकि टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलता रहे। मैंने सुना नहीं किसी को क्या बोलते हुए, लेकिन जो मैंने अपनी बात रखी वो आपके सामने रख दी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में सर्व कर चुके हैं और सेना से जुड़े रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वाकई में आर्टिकल 370, 345A को रिमूव करना ही घाटी में एक सोल्यूशन हो सकता है आतंकवाद से लड़ने का? कश्मीर की समस्या की जड़ आर्टिकल धारा 370 है, 35A है। ये उस समय हो सकता है इसकी ज़रूरत हो। संविधान के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि इसको जब ज़रूरत नहीं होगी तो इसको हटा दिया जाएगा। समय अस्थायी है, साधारण नागरिक ये बात जानता है। समय आ गया है कि इसको हटाया जाए और हटाने के लिए संविधान के लिए अंदर कुछ ज़रूरतें हैं। लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर अध्यादेश आ सकते हैं, लेकिन और ऐसे अहम मुद्दे और आपके वादे हैं जिन पर अध्यादेश की मांग लोग करते हैं पर वो नहीं आते हैं। राम मंदिर उनमें से एक नहीं। देखिए, राम मंदिर में हम बिल्कुल स्पष्ट हैं और इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण और क्या चाहिए आपको? अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम कहें कि साहब हम सभी कानूनों को तोड़कर बनाएंगे तो वो इस समय के लिए सही नहीं होगा। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सभी संभव तरीके तलाशे जाएंगे राम मंदिर बनाने के लिए। इससे ज़्यादा और स्पष्ट क्या हो सकते हैं? तो अध्यादेश में से एक हो सकता है, एक हो सकता है ना। हमने कहा ना कि सभी तलाशे जाएंगे। आपकी बात, अगर मामला अगर कोर्ट में है तो फिर उसे संकल्प पत्र में लिखने की जरूरत क्या है? नहीं, बट आपकी बात हमने रख ली ना। हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, सबको साथ लेके करना चाहते हैं, इसमें और क्या गुंजाइश रहेगी?
सोशल मीडिया पे इन दिनों आप छाए हुए हैं, कभी पकौड़े तलते हुए नजर आते हैं, कभी घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं, लंबा लंबा साफा लोग आपको पहनाते हैं। तो ये प्रचार के इनोवेटिव तरीके कहा जा रहा है कि आपका अलग स्टाइल ऑफ कैंपेन है। नहीं, ये प्रचार के तरीके नहीं है। गांव में जाते हैं, अभी मैंने इन सब से रिक्वेस्ट करी, मैं इस गांव आ ही रहा था, मेरी पहली सभा इस गांव के अंदर है, मैंने इन सबको रिक्वेस्ट करी और ये डीजे लेके खड़े हुए थे वहाँ पर। बोला कि हम आगे आपके बैंड बजाएंगे, पीछे पीछे आप चलिए। सो कहीं पर कोई घोड़ा खड़ा कर देता है कि आप घोड़े पे बैठिए, कहीं वो 100 मीटर का साफा ले आता है। मैं मजाक से कहता हूँ कि आचार संहिता में 10 मीटर से ऊपर साफा अलाउड नहीं है लेकिन मानते नहीं है। कह रहे हो तो मैं मजाक से ही कह रहा था। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो हम अपना सोशल मीडिया वहाँ ऑन कर देते हैं। ये लोगों का स्नेह है जो पूरे देशवासियों को दिखना चाहिए।